गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको आज के लाइव सेशन में बताया था कि शाम में आपको एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो दूंगा। तो ये उसी का कुछ सामान यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे ये एक बड़ा हैवी शेफ नाइफ दिख रहा है, ये दही मथने के लिए जो मथनी अपने रेगुलर घरों में यूज होती है, ये वो है। ये फोक है, आप इससे चाउमीन मैगीज वगैरह खाते हैं। ये एक नॉर्मल बेसिक डोमेस्टिक स्पून है और एक रिंच है ना। ये अलग अलग साइज ऑब्जेक्ट्स और एक रेक्टेंगुलर आप जिसे कहें एक छोटी सी बार, एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर, एक लकड़ी का एक प्लैंक है, ये आपके सामने है। तो इसमें हम लोगों को सेंटर ऑफ मास भाई देखना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से अगर शुरू करें, इन सब चीजों को मैं जरा साइड में रख देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंप्लीट मोशन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस बार के इस हिस्से में फोर्स लगाऊं तो ये इस तरफ रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हिस्सा ऑलमोस्ट यहीं पर है, लेकिन ये हिस्सा आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही अगर आप इस हिस्से पर फोर्स लगाएं तो ये हिस्सा कांस्टेंट रहेगा, अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में, इस पूरी रॉड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फोर्स लगाने से पूरी की पूरी रॉड एक साथ मूव करेगी। या ऐसा समझिए कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट पर हम इस रॉड को बैलेंस कर सकेंगे। जिस पॉइंट पे हम अपनी इस रॉड को बैलेंस कर सकेंगे, तो वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है। ये तो एक रेक्टेंगुलर, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, एक डेफिनेट शेप है जिसमें इसकी लेंथ बराबर है, इधर से चौड़ाइयां बराबर हैं, थिकनेस भी बराबर है। लेकिन अगर हम बात कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की करें जिसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो, उदाहरण के लिए ये नाइफ। अब आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो घरों में जो नाइफ यूज होता है उसका ब्लेड थोड़ा हल्का होता है, उसका जो हैंडल है वो थोड़ा हैवी होता है ना। तो अगर मैं इसको बीच से रोकने की कोशिश करूं, एकदम सेंटर से रोकने की कोशिश करूं, तो बिल्कुल इसे अपने हाथ पे स्टेबल नहीं रख सकता, ये गिर जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या इसमें वो चीज वर्क करेगी जो अभी हमने इसमें किया? क्या इसमें फोर्स लगाएंगे तो देखो ये भी इस तरफ रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ये भी इस तरफ रोटेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर हमें ट्रांसलेशन मोशन चाहिए तो इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा नाइफ एक साथ मूव करे। चलिए, अब इसको बैलेंस करने का तरीका कुछ और होगा। हो सकता है इसको बैलेंस करने के लिए आपको मिडिल नहीं, हैंडल की तरफ अपना पॉइंट स्टेबल करना होगा। यानी अगर इसे आपको अपने किसी एक पॉइंट पे स्टेबल करना है, रोकना है, तो आपको इसे इसके ब्लेड के बजाय इसके हैंडल की साइड से बैलेंस करना होगा, कुछ इस तरह। अब ये मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से उस तरफ खिसक गया जिस तरफ मास ज्यादा था या जिस तरफ वेट ज्यादा था। यानी सेंटर ऑफ मास किसी भी इन नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में उस तरफ खिसक जाएगा जिस तरफ मास की वैल्यू ज्यादा होगी, या समझिए जिस तरफ वेट ज्यादा होगा। बिल्कुल यही एग्जाम्पल हम इसमें भी देख सकते हैं। देखिए, ये हमारी मथनी है। मथनी में हमें अच्छे से पता है ये एक ऑलमोस्ट इधर साइड में पतला है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ये चीज थोड़ी थिक होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। अब इसमें यहां पर एक इस तरह से ये एक सर्कुलर, अब सर्कुलर भी नहीं है इसमें, देखिए यहां पे सेक्शंस कटे हुए हैं। तो ये बड़ा एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, पर सेंटर ऑफ मास तो इसका भी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें इसके मिडिल पोर्शन के बजाय उस तरफ पॉइंट बैलेंस करना होगा जिस तरफ इसका मास ज्यादा है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल ऐसे ही ये रिंच, जिसमें एक तरफ हैवी रिंच है लार्ज साइज का, एक तरफ थोड़े छोटे साइज का 14-17 नंबर का ये रिंच है। इसमें भी सेम चीज आप कर सकते हैं। आपके लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल मैंने रखा है। जैसे फॉर ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज का ये जो फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये दो अलग अलग टाइप की
स्पून्स हैं भाई, एक फोक है और एक नॉर्मल डोमेस्टिक सूप के लिए जो स्पून हम लोग यूज़ करते हैं वो है, और ये हमारे पास पानी से भरा हुआ शीशे का एक टम्बलर है, ग्लास है। ओके, तो व्हाट वी शुड डू, हम इन दो, ये जो इनको अगर हम दो अलग अलग पार्टिकल मान लें, इसे मान लें पार्टिकल ए, ये है हमारा पार्टिकल बी, या बॉडी ए बॉडी बी, और इन दो बॉडीज को जोड़कर अगर हम सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल बना दें, भाई यही तो हमने पढ़ा था कि अगर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उन दोनों के पार्टिकल्स बनने से पहले और बनने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, जिसकी पोजीशन हमने आज कैलकुलेट करी कि टू पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। अगर एक्सपेरिमेंटली हम इस सिस्टम की के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा जरा, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये हमारे पास एक टूथपिक है, इस टूथपिक से हम अगर इसको इस तरह कनेक्ट कर दें और यहां इस तरह हम इसको छोड़ दें, अब आप ये देखिए कि जो एज है, गिलास की एज है, उस गिलास की एज के ऊपर, उस गिलास की एज के ऊपर हमारा ये टू पार्टिकल सिस्टम बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और इवन अगर मैं इसको यहां से बर्न करना स्टार्ट करूं, इस टूथपिक को मैं यहां से बर्न करना स्टार्ट करूं और बर्न करते करते इसको इस एज तक ले आऊं तो भी ये टिका रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास बेटा माचिस नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता, ठीक है, या माचिस अरेंज हो सकती है। एक मिनट माचिस ले आइए प्लीज। चलिए मैं अभी आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं कि मान लीजिए अगर हम इस टूथपिक को थोड़ा सा बर्न कर दें, इसको जला दें, तो भी क्या ये गिरेगा, है ना। सो लेट्स चेक दैट थिंग ऑल्सो। ओके, चलिए प्लीज एक मिनट पकड़िए इसको। Still it is balancing on its center of mass. ओके, सो आई होप आपको ये आज का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले और चैप्टर्स के भी डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए बनाऊं। तब तक के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपनी लाइव क्लास अटेंड करें। थैंक यू लर्नर्स।